सुबह का समय रहता है। पहाड़ी गांव यामाकोशी की हरियाली में रोयोता और उसकी छोटी बहन आया खेतों में उछल कूद करते हुए अंताक्षरी खेल रहे हैं। रोयोता कभी आया को चढ़ाता तो कभी खुद से हार मान लेता। खेल के बीच में दोनों गांव के बारे में बातें करते हैं, कैसे यामाकोशी की सीढ़ीनुमा खेतों में अच्छे चावल उगता है और कैसे यहाँ की हवा और मिट्टी अलग है। इधर दूसरी ओर आया के पापा नागाओका नाम के शहर में शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं। अब घूमते घूमते रास्ते में आया को एक प्यारा सा आवारा पिल्ला दिखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो पिल्ले को गोद में उठाकर प्यार से कहती है, इसे अच्छा घर मिलना चाहिए। रोयोता याद दिलाता है कि पापा को कुत्ते नहीं पसंद, लेकिन आया की मासूम जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। दोनों पिल्ले के पीछे दौड़ते हैं और उनका पीछा करते हैं और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती है। घर लौटते वक्त पिल्ला उनका पीछा करता है। दोनों भागते हैं, ये हमारा पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर आया दूध पीने लगती है। दादी ने पूछा, तुम्हें दूध कब से पसंद है? आया मुस्कुराकर कहती है, अब से। दादी उसे उसके पसंदीदा खाने का वादा करती है। आज तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाऊंगी। रात को आया और रोयोता अपनी माँ का पत्र पढ़ते हैं, जिसमें माँ ने लिखा है, रोयोता, हमेशा आया का हाथ थामे रखना और उसकी रक्षा करना। आया, अपने बड़े भाई की बात मानना और साथ निभाना। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आया माँ के बारे में पूछती है, क्या माँ दयालु थी? उनकी आवाज़ कैसी थी? रोयोता उसे दिलासा देता है। आया पिल्ले की ओर देखती है और सोचती है, क्या उस पिल्ले की भी माँ है? अगर वो अकेला है तो इतना दुखी होगा। रात गहराती है। दोनों भाई बहन माँ की यादों और नए दोस्त पिल्ले की चिंता में सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में बैल लड़ाई का उत्सव होता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उत्सव के बीच में आया अपने दादाजी से कहती है, दादाजी, अगले जन्मदिन पर मैं जो मांगूंगी क्या आप वो मुझे देंगे? इस पर दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने 70 सालों में कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। ये सुनकर आया खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत दौड़कर अपने दादाजी को वो छोटा सा पिल्ला दिखाती है। पिल्ले को देखकर दादाजी पहले तो साफ मना कर देते हैं, क्योंकि आया के पापा यिची को जानवर, खासकर कुत्ते नहीं पसंद। लेकिन तभी रोयोता उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने आया से एक वादा किया था। इस पर दादाजी कुछ पल के लिए चुप रहते हैं, फिर आया की मासूम खुशी देखकर झुक जाते हैं और पिल्ले को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे सब घर लौटे तो यूची को इस बारे में पता चलता है। वो तो गुस्से से भड़क उठता है और दादाजी से बहस करने लगता है। बहस के बीच यूची के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है। ये सुनकर घर का माहौल एकदम से भारी हो जाता है और आया चुपचाप उस पिल्ले को अपने गोद में उठाकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोयोता दौड़ता हुआ अपने पापा के पास आया और घबरा कर कहता है कि आया और उसका पिल्ला दो ही घर में नहीं है। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते रोयोता कहता है, आया जरूर मूनफील्ड गई होगी, वहीं उसे वो पिल्ला मिला था। ये सुनकर दोनों उसी दिशा में भागते हैं। जब वे मूनफील्ड पहुंचते हैं तो दूर से ही देखते हैं कि आया और वो पिल्ला घास पर गहरी नींद सो रहे हैं। ये देखकर दोनों को गहरी राहत मिलती है। रोयोता अपने पापा से कहता है, इस पिल्ले के मम्मी पापा नहीं है, अगर हम भी इसे नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यूची कुछ देर चुप रहता है, फिर लंबी सांस लेकर धीरे से सिर हिलाता है और उस पिल्ले को अपनाने का फैसला करता है। बाद में उस पिल्ले का नाम मारी रखा जाता है। समय बीतता है और मारी धीरे धीरे बड़ी होकर एक समझदार और प्यारी कुतिया बन जाती है। अब कहानी 2004 के बसंत में पहुंचती है। मारी अब 3 छोटे छोटे पिल्लों की माँ बन चुकी है, मगर समय के साथ दादाजी के घुटनों ने जवाब देना शुरू कर दिया है और अब वे आया और रोयोता के साथ मारी के पिल्लों को घुमाने नहीं ले जा पाते। आया और रोयोता ये महसूस करते हैं, इसलिए वे मिलकर दादाजी के जन्मदिन पर उन्हें एक मैजिक कैन गिफ्ट करते हैं, जिससे दादाजी आसानी से चल सके और फिर मारी और उसके पिल्लों को घुमाने ले जा सके। दादाजी ये तोहफा पाकर भावुक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक रात तेज हवा चलती है। मारी को किसी अनहोनी का एहसास होता है और वो जोर जोर से भौंकने लगती है, मगर रस्सी से बंधी होने के कारण घर के अंदर नहीं जा पाती। उधर घर के अंदर आया अपने दादाजी से रोज की तरह बेड टाइम स्टोरी सुन रही होती है। तभी वह मारी की बेचैन भौंक सुनकर दादाजी से पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों हो रही है।
दादाजी मारी की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं और जब मेज पर रखे पानी के ग्लास को हिलते हुए देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो फौरन आया से कहते हैं कि वो सुरक्षित जगह पर छिप जाए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तेज भूकंप आता है और पूरा घर भर भरा कर गिर जाता है। उधर यूची का ऑफिस और किराए का घर भी भूकंप में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे तैसे वो अपने गांव लौटने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस रास्ता रोक लेती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। इधर आया और उसके दादा घर के मलबे के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। दादाजी आया को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में उनका शरीर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है, खासकर उनका पैर। तभी मारी, जो अब तक बाहर बंधी थी, किसी तरह रस्सी तोड़ देती है और कांच के टुकड़ों को लांघते हुए अंदर पहुंचती है। उसके पैरों से खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं और वो दादाजी और आया की मदद करने लगती है। मारी की मदद के बावजूद हालत बिगड़ती जाती है और आया बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर दादाजी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और उसी वक्त मारी उनके सामने उनकी मैजिक कैन लेकर खड़ी होती है, मानो वो भी उनकी मदद के लिए खुद को झोंक देना चाहती हो। तभी एक और तेज झटका आता है और पूरा घर ढह जाता है। उधर रोयोता, जो अपने हॉस्टल में सुरक्षित है, टीवी पर समाचार देखकर घबरा जाता है। गांव में स्पेशल फोर्स पहुंचती है और गांव के मेयर यूची को फोन करके बताते हैं कि गांव को तुरंत खाली कराया जाएगा, क्योंकि भूकंप का सबसे बड़ा असर यहीं पड़ा है। अब गांव में 2 सैनिक पहुंचते हैं। मारी को जब उनकी मौजूदगी का एहसास होता है तो वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें अपने घर की ओर ले जाती है। मारी की इस वफादारी को देखकर सैनिक भी तुरंत हरकत में आ गए और आया व दादाजी को मलबे से बाहर निकालते हैं। बाहर आकर पता चलता है कि दादाजी का बहुत ज्यादा खून बह चुका है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। सैनिक हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर नीचे लैंड नहीं कर पाता। मजबूरन दोनों को एयरलिफ्ट किया जाता है। आया को जो पता चला कि मारी और उसके पिल्ले को एयरलिफ्ट नहीं कराया जाएगा तो वो टूट जाती है और जाने से मना कर देती है, लेकिन सैनिक किसी तरह उसे समझा बुझाकर हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, आया खिड़की से मारी को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, मारी मारी। मारी भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाती और उस हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ती है, मगर वो आसमान में उड़कर दूर चला जाता है। मारी वही खड़ी रोती रहती है, अपनी प्यारी दोस्त आया को एक बेबस और वफादार दिल के साथ जाते हुए देखती है। ये पल केवल मारी और आया की जुदाई का नहीं, बल्कि एक मासूम रिश्ते की सच्ची परीक्षा भी बन जाती है, जिसमें इंसानियत, प्रेम और वफादारी की असली तस्वीर उभर कर सामने आती है। अगला दृश्य नागाओका के शरणास्थल का है, जहां रोयोता अपने पापा से उदास मन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो दादा, मारी और आया की मदद नहीं कर सका। इस पर उसके पापा उसे स्नेह पूर्वक समझाते हैं, बेटा, जिंदगी कभी कभी इससे भी ज्यादा भयावह रूप ले लेती है, जब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बार मौसम ठीक हो जाए, फिर हम जरूर मारी और उसके बच्चे को बचाने चलेंगे। उधर हॉस्पिटल में दादाजी रोते हुए आया की आंटी सायाको से कहते हैं, मारी ने अपने पैरों से खून बहने के बावजूद मेरी और आया की मदद की, लेकिन हम उसे वहीं छोड़ आए। और इधर गांव में मारी अभी टूटे हुए घर के बाहर बैठकर आया के लौटने का इंतजार कर रही है। वही शरणास्थल में शाम के समय आया अपनी आंटी से भावुक होकर पूछती है, मारी अब क्या खाएगी और उसके बच्चों का क्या होगा? इस पर आंटी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, मारी एक माँ है और एक माँ किसी भी हालत में अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। ये सुनकर आया थोड़ी देर चुप रहती है और फिर सवाल करती है, मेरी माँ भी क्या ऐसी ही थी? इस पर साया को स्नेह से मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी माँ बहुत नेक दिल थी और देखो आज भी तुम्हें ऊपर से देख रही है। इधर गांव में मारी टूटे हुए घर के मलबे से धीरे धीरे बिस्किट और चॉकलेट का पैकेट ढूंढकर अपने बच्चों को खाने के लिए देती है, लेकिन खुद भूखी रह जाती है। इसी बीच शरणास्थल में एक सैनिक आया के पास आता है और दुखी मन से कहता है, माफ कर दो, हम मारी को नहीं बचा पाए। इस पर आया आंखों में आंसू लिए दृढ़ स्वर में कहती है, मारी एक माँ है और वो बहुत मजबूत है, आप चिंता मत करिए, वो ठीक होगी। ये सुनकर सैनिक हल्का मुस्कुरा देता है। लेकिन अगले दिन जब न्यूज में आया सुनती है कि उनके गांव में लगातार तेज बारिश हो रही है,
और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो वो बेचैन होकर अपने भाई रोहिता के पास पहुंची और रोते हुए कहती है, मैं माँ की तरह मारी को मरते हुए नहीं देख सकती, कुछ करो। ये सुनकर रोहिता गंभीर स्वर में कहता है, मैं मारी को बचाने जाऊंगा, तुम यही मेरा इंतजार करना। लेकिन आया उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब दोनों चुपके से शरणा स्थल से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें रोहिता की दोस्त नोआ मिलती है, जो हैरान होकर पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस पर रोहिता धीरे से कहता है, हम गांव जा रहे हैं, लेकिन किसी से कहना मत। रास्ते में जब रोहिता और आया पुलिस वाले को देखते हैं तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पकड़े जाने के डर से वो एक पुरानी सुनसान और उबड़ खाबड़ सड़क से जाने का फैसला करते हैं। ये रास्ता लंबा और थका देने वाला है, लेकिन उन्हें अपने इरादों पर भरोसा है। कुछ ही देर बाद आया के पैरों से खून बहने लगता है और वो दर्द से कराहती है, पर कुछ कहती नहीं। रोहिता का दिल कांप उठता है। वो बिना एक शब्द कहे आया को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और धीमी लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने लगता है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही है, लेकिन रोहिता की आंखों में एक ही बात है कि मारी को बचाना है और आया को सुरक्षित वापस पहुंचाना है। उधर शरणास्थल में नोआ बेचैनी से रोहिता और आया को ढूंढती रहती है। जब वो उन्हें कहीं नहीं देख पाती तो वो डर और घबराहट के साथ यूजी के पास पहुंची और हिम्मत जुटाकर बताती है, रोहिता और आया गांव की ओर निकल गए हैं। ये सुनकर यूजी के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं खिंच जाती है, मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है, क्योंकि पिता होने का फर्ज उसे पुकार रहा है। वो बिना समय गंवाए दोनों बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में एक मोड़ पर उन्हें आया के खूनों से सने मोजे मिलते हैं। यूची कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। उनके हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती है और होंठ कांपते हुए बस एक ही शब्द निकलता है, आया। वहीं जंगल के एक कोने में जहां पेड़ चुपचाप खड़े हैं और हवा सिसकती है, रोहिता और आया थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन ठंड अपने बेरुखी दिखाने लगती है और आया के शरीर को जकड़ लेती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। रोहिता हड़बड़ाकर उसके पास बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है, आंखों में डर उमड़ आता है और आवाज कांपने लगती है, आया आंखें खोलो प्लीज। उसी वक्त एक और दृश्य में मारी अपने बच्चों के साथ एक लकड़ी के पुल को पार कर रही होती है। बारिश अब जोर पकड़ रही है, लेकिन मारी के कदम नहीं रुकते। अचानक पुल चरमराता है और भरभरा कर टूट जाता है। तीनों नदी में बहने लगते हैं। पल भर को मौत सामने खड़ी नजर आती है, लेकिन मारी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोनों बच्चों को किसी तरह बचा लेती है। उसका चेहरा थक गया है, लेकिन आंखों में अब भी मातृत्व की वही लौ जल रही है। अब यहाँ शरणास्थल में इसी बीच मेयर आंटी सायको से चिंतित स्वर में पूछते हैं, काफी देर से यूची या बच्चों का कोई पता नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर साइको कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपना सर झुका लेती है और अपनी चुप्पी से बहुत कुछ कह जाती है। जंगल में भटकते भटकते यूची आखिरकार दोनों बच्चों को ढूंढ निकालता है। आया अभी भी बेहोश है और रोहिता उसकी ओर देखने भर से टूटने लगता है। यूची आया को अपनी पीठ पर उठाने लगता है, लेकिन रोहिता रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में दृढ़ता होती है और स्वर में हल्की कपकपी, आपने ही कहा था कि जिंदगी में इससे भी बुरा समय आ सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं मारी को माँ की तरह मरने नहीं दूंगा। यूची उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोहिता नहीं मानता। तो विवश होकर उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारता है और जबरन उसे अपने साथ शरणास्थल वापस ले आता है। रोहिता का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, लेकिन उसके इरादों की आग अभी बुझी नहीं है। शाम को जब सब सो जाते हैं तो यूची चुपचाप रोहिता के पास आता है और धीरे से उसके बगल में बैठते हुए फुसफुसाता है, तुम्हारी माँ के जाने के बाद आया की जिम्मेदारी तुम पर डालना शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी कठोरता थी। मुझे माफ कर दो बेटा। रोहिता, जो उस वक्त शांत पड़ा था, हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, माफी मत मांगिए। माँ ने मुझसे कहा था कि आया की हमेशा रक्षा करना, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। यूची की आंखें भर आती है। वो धीरे से कहता है, आज तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी तुम्हें धन्यवाद दे रही होगी। दिन गुजरते जाते हैं। उस दिन के बाद आया ने फिर कभी मारी का नाम जुबान पर नहीं लाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चुप इंतजार जिंदा है। अगले दिन रोहिता और आया अपने दादाजी को एक छोटा सा तोहफा देते हैं।
मैजिक कैन नंबर 2। दादाजी के कांपते हाथ उस छड़ी को थामते हैं और भर्राए हुए स्वर में कहते हैं, बच्चों, तुमने मुझे फिर से जीने का हौसला दिया और ये सिखाया कि चाहे जो हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। कुछ दिन बाद मौसम साफ हो जाता है। आर्मी सभी लोगों को उनके घर तक ले जाने का फैसला करती है और कहती है कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, फिर हम वापस लौटेंगे। इस पर यूची जाने को तैयार होता है, लेकिन आया का मासूम चेहरा देखकर एक सैनिक उसे भी साथ जाने की अनुमति दे देता है। तभी एक गांव वाला आगे बढ़कर अपनी जगह रोयोता को देता है ताकि वो भी साथ जा सके। गांव पहुंचने के बाद सब मारी और उसके बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। अचानक मारी के बच्चे मिल जाते हैं तो सभी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मारी के ना मिलने से आया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ समय बाद यूची को दूर डरी सहमी और थकी हुई मारी मिलती है। ऐसा लगता है मानो वक्त एक पल के लिए थम गया हो। आया उसे एकटक देखती रह जाती है, लेकिन मारी की आंखों में कोई चमक नहीं बची। शायद अपनों द्वारा छोड़ दिए जाने का दर्द अब तक उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ चुका होता है। फिर भी मारी चुपचाप आया के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं। सभी गिले शिकवे धो डालते हैं। शरणास्थल लौटने के बाद यूची अपने पिता से कहता है, अब कोई शहर में नहीं रहेगा, हम सभी एक परिवार की तरह अपने घर में साथ रहेंगे। फिल्म के अंत में सभी खुश दिखाई देते हैं और आया द्वारा बनाए गए एक प्यारे फैमिली स्केच के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी जो बिखरते रिश्तों, कठिन समय और फिर से जुड़ने की उम्मीद की मिसाल बन जाती है। दोस्तों, मारी एंड द 3 पपीज हमें रुलाती है, सिखाती है और सबसे ज्यादा हमारे भीतर की इंसानियत को जगा देती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि प्यार और अपनापन कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। तो अगली बार आप जब भी किसी जानवर की आंखों में झांके तो वहां एक मूक भावनाओं की दुनिया देखेंगे। बस समझने की देर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका भी मारी की तरह कोई वफादार दोस्त हो तो उसका नाम कमेंट में मेंशन करें। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।